स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व किया जाए। ये कैसा प्रॉब्लम है इसको पहले समझ लिया जाए, उसके पश्चात जो है हम एनालिसिस करेंगे। प्रॉब्लम में दिया है स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1। लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन एफ एक्स सतत है बिंदु x इक्वल टू 0 पर, बिंदु x इक्वल टू 0 पर लेमडा के किस मान के लिए ये फलन सतत है। फिर क्या करना है आपको, बिंदु x इक्वल टू 1 पर भी इस फलन का सतत का परीक्षण करना है आपको, ठीक है ना स्टूडेंट। तो करेंगे क्या, हम आप एक समय के लिए मानेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, ठीक है। तो क्या तलाशेंगे, लेमडा का मान खोजेंगे, तलाश करेंगे, यानी लेमडा के तलाश में हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर लेमडा का मान मिल जाएगा तब तो आंसर में लिखेंगे कि लेमडा इज इक्वल टू ए पर फलन संतत है बिंदु x इक्वल टू 0 पर। अगर लेमडा का कोई मान नहीं मिलेगा तो लिखेंगे लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं मिला जिस पर फलन सतत है बिंदु x इक्वल टू 0 पर, तब ये आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए हम एनालिसिस करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में आप सपोज करेंगे x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, तो क्या इंप्लाई करेगा, यह इंप्लाई करेगा कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान और फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर, ये सभी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मान लेंगे सॉल्यूशन में, है ना। क्या करेंगे, फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स सतत है बिंदु x इक्वल टू 0 पर, है ना। यहां पर कंडीशन दे दीजिए, यदि फलन एफ एक्स सतत है बिंदु x इक्वल टू 0 पर तो क्या होगा। तो स्टूडेंट इंप्लाई करेगा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0। तो राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं कि बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। जब फलन सतत है तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब एनालिसिस करिए, x ग्रेटर देन 0 पर एफ एक्स का मान कैलकुलेट कर लीजिए कि x ग्रेटर देन 0 पर एफ एक्स का जो मान है 4x प्लस 1 है और इसी पर राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ब्रांच फंक्शन को हम रीड कर रहे हैं तो क्या है, यदि x ग्रेटर देन 0, यहां जो कंडीशन लिखे हैं स्टूडेंट यदि कर लीजिए, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। वैसे तो आप लोग थोड़ा बहुत तो समझेंगे ही, थोड़ा बहुत क्या, हमसे ज़्यादा ही समझेंगे इंग्लिश। यदि x ग्रेटर देन 0 तब
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये हुआ। अब इसी पर राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। नाउ वी कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f0 प्लस डेल्टा। ये लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है किस पॉइंट पर? बिंदु x इक्वल टू 0 पर ये राइट हैंड लिमिट है। अभी मैं परिभाषा ही लिखा हूं स्टूडेंट। अब चलिए परिभाषा का इस्तेमाल करके फलन का बिंदु x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया जाए। चलें, तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। देखिए स्टूडेंट, x ग्रेटर देन जब 0 होता है तो फलन f(x) 4x प्लस 1 है, और f0 प्लस डेल्टा इसी में यूज कीजिए तो f0 प्लस डेल्टा क्या होगा? f डेल्टा होगा, और जहां x है वहां पर डेल्टा यूज कर लीजिए तो आपका बना क्या? 4 डेल्टा प्लस 1 है ना। जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अप्रोच होगा वैसे वैसे 4 डेल्टा प्लस 1 किधर अप्रोच होगा? 1 की तरफ अप्रोच होगा। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 है ना। तो आपका एनालिसिस क्या करता है? f0 प्लस 0 इसका मान 1 है तो f0 माइनस 0 का भी मान 1 हो जाएगा, f0 का भी मान 1 हो जाएगा। तो विच इम्प्लाई f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और f0 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि आप ये बात बोल रहे हैं f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0, ये बात बोल रहे हैं। फिर से देख लीजिए, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0, ये कह रहे हैं आप। तो जब ये कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो जाएगा, और उस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब एनालिसिस किया जाए। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखिए क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही हम जस्टिफाई करेंगे। वहीं से हम लेम्डा जो है कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लेम्डा लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f0 माइनस डेल्टा। f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, और ये वैल्यू थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f माइनस डेल्टा, है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका x लेस देन 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है आपका? ये है। तो रफ वर्क करिए, पहले यहाँ पर रफ वर्क कर लीजिए। x लेस देन 0 पर f(x) का मान क्या है स्टूडेंट? लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। अब x के प्लेस पर माइनस डेल्टा यूज की, और माइनस डेल्टा क्या है? 0 से छोटा, इसी में रखिए। तो f माइनस डेल्टा इज इक्वल टू लेम्डा। देखिए x के प्लेस पर माइनस डेल्टा रख रहे हैं तो क्या होगा? माइनस डेल्टा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, x के प्लेस पर माइनस डेल्टा रख रहे हैं तो माइनस डेल्टा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर।
ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर और -2 इंटू माइनस डेल्टा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ये +2 डेल्टा हो गया, यही ना हुआ। तो लैम्डा इंटू डेल्टा स्क्वायर +2 डेल्टा हो गया। तो f माइनस डेल्टा के प्लेस पर ये क्वांटिटी रख देंगे। तो जरा रखिए, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट, लैम्डा इंटू डेल्टा स्क्वायर +2 डेल्टा। तो f0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 लैम्डा इंटू डेल्टा स्क्वायर +2 डेल्टा। जरा इसमें लिमिट का वैल्यू रख दीजिए तो देखिए क्या आता है। तो f0 - 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर +2 इंटू 0। इसका मान कैलकुलेट करिए, क्या आएगा, 0 स्क्वायर +2 इंटू 0, फाइनली 0 आएगा स्टूडेंट। जब 0 आएगा तो इसी में रख दीजिए, तो देखिए क्या बन रहा है ना। तो स्टूडेंट f0 - 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 आ गया, है ना, लैम्डा इंटू 0 आ गया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए इस टर्म को, लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू f0 - 0 और लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अभी अभी हम पीछे लिखे थे, है ना, पीछे हम लिखे थे, क्या लिखे थे, f0 - 0, इसका वैल्यू लिखे थे क्या, 1। किस आधार पर लिखे थे, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, मतलब सतत है, तो ये मानकर चले हैं। तो f0 - 0 इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, ये माने हैं। तो जब बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है तो क्या समझ रहे हैं, विच इम्प्लाई f0 + 0 इज इक्वल टू f0 - 0 इज इक्वल टू f0। हम अभी अभी f0 + 0 कैलकुलेट किए, तो f0 + 0 1 आया। तो तर्क क्या कहता है आपका तर्क ये कहता है कि तीनों क्वांटिटी का मान 1 आएगा, मतलब f0 + 0 का मान 1 है, f0 - 0 का मान 1 है, f0 का मान 1 है। तो हम यूज कर रहे हैं f0 - 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं यूज कर लिया यहाँ पर। अब यूज करके और लैम्डा का मान सर्च करेंगे, खोजेंगे। तो चलिए यहाँ तक नोट करिए। तो स्टूडेंट लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 1 सच डैट लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। लैम्डा क्या है, रियल नंबर है। स्टूडेंट, क्या आप कोई रियल नंबर खोज पाएंगे जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे? एक स्टूडेंट अगर कहे, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर 0 ले लीजिए, लैम्डा का मान 0 ले लीजिए। चलिए, फॉर लैम्डा इक्वल 0, इस इनपुट करिए, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 इंटू 0 क्या होता है स्टूडेंट, 0 इंटू 0 0 होता है, इज इक्वल टू 1। क्या 0 1 के बराबर होगा स्टूडेंट? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो कभी नहीं होगा का मतलब क्या, लैम्डा इक्वल टू 0 पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही फॉर लैम्डा इक्वल टू, एक स्टूडेंट 100 ले लिया, एक स्टूडेंट 100 लेकर के चेक करें, नहीं सर हो सकता 100 पर सेटिस्फाई कर जाए, तो कराइए सेटिस्फाई। जबरदस्ती थोड़ी कि सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इक्वेशन में रखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। 100 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। फिर देखिए 100 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 आएगा 1। क्या 0 1 के बराबर होगा स्टूडेंट? कभी नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला है स्टूडेंट? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, लैम्डा के स्थान पर कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, वह रियल नंबर समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। यही मतलब हुआ ना। तो जब लैम्डा के स्थान पर कोई रियल नंबर ले रहे हैं, वह रियल नंबर समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या समझेंगे इससे? इससे स्टूडेंट हम यही समझेंगे कि कोई रियल नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है लैम्डा के जगह पर जो फलन को सतत बना दे बिंदु x = 0 पर। यह आपका आंसर होगा। तो उसी को वर्ड में स्टूडेंट लिखना है। तो इतना बड़ा जो है एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप उसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, ठीक है। तो वो तो मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि आप लैम्डा का डिफरेंट वास्तविक संख्या लीजिए। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। तो लैम्डा के स्थान पर डिफरेंट वास्तविक संख्या लीजिए और उस समीकरण में रखिए। समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। निष्कर्ष ये निकला कि लैम्डा के स्थान पर कोई रियल नंबर हम नहीं लिख पाएंगे जो फलन को x = 0 पर सतत बना दे, है ना। तो इसी चीज को वर्ड में लिखना है। तो लिखिए। तो लैम्डा का कोई भी वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा जो फलन को सतत बना दे, है ना स्टूडेंट। कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो फलन को सतत बना दे बिंदु x = 0 पर, है ना। ये चीज ठीक है। ये प्रॉब्लम कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। ये प्रॉब्लम दे करके पूछेगा लैम्डा का मान बताइए जो फलन सतत हो जाए। तो आपको सीधे सीधे बोलना है आंसर में, लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जो बिंदु x = 0 पर फलन सतत हो, है ना स्टूडेंट। ये चीज है ना। तो स्टूडेंट एक यहाँ सतत पर हम जिक्र करेंगे। आपके बुक में दिया सांतत्य, है ना। तो उसी से मैं संतत कह रहा था, लेकिन जब मैं चेक किया गूगल पर, कंटिन्यूटी का मतलब सतत होता है। तो आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। ये सतत कहिए, चाहे संतत कहिए, चाहे सांतत्य कहिए, बात एक ही है ना। ये बात है। थोड़ा हिंदी का शब्द है, टिपिकल होता है, तो आप देख लीजिएगा इस चीज़ को बस। तो बिंदु x = 0 पर लैम्डा का कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा जो फलन को सतत बना दे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन है। तो अब क्या करना है? अभी आधा सलूशन है, अभी यहाँ सलूशन बाकी है स्टूडेंट, ये है ना, ये चीज़ है। तो चलिए इस पर भी सलूशन दिया जाए। सेव नहीं कर दी। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रॉब्लम को x = 1 पर इसी ब्रांच फंक्शन को इसके संतत्य का परीक्षण करना है, ठीक है ना। सतत का परीक्षण करना है। तो चलिए किया जाए कि x = 1 पर इसके सतत का परीक्षण किया जाए, मतलब फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं, यही चेक किया जाता है। तो
ये क्या है, ये ब्रांच फंक्शन है स्टूडेंट, मतलब शाखा फलन है। शाखा फलन का क्या परिभाषा बताए थे कि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग कर्व का नेचर होता है, मतलब अलग बिंदु पर बिंदु बदलेंगे तो कर्व जो है, कर्व का नेचर बदल जाता है, उसी को जो है शाखा फलन कहते हैं। तो अब क्या करना है, आपका ब्रांच फंक्शन सेम यही है, इसी फंक्शन को x = 1 पर चेक करना है कि क्या सतत है कि सतत नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं स्टूडेंट कि x = 1 पर आपको जानना पड़ेगा कि फंक्शन का मान क्या है। x = 1 पर फंक्शन का मान क्या है, x < 1 पर फंक्शन का मान क्या है, x < 1 पर फंक्शन का मान क्या है। ये टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट। आपके एनसीईआरटी बुक के लगभग ऐसे कई प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको कि ब्रांच फंक्शन डिफाइंड कर देगा और जिस पॉइंट पर डिफाइंड करेगा उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है स्टूडेंट, उस पॉइंट पर भी पूछेगा और उससे हटकर भी पूछेगा। जब भी ऐसा केस मिले कि आपको ब्रांच फंक्शन दे दिया आपको और जिस पॉइंट पर ब्रांच फंक्शन डिफाइंड है उस पॉइंट से हटकर आपसे चाह रहा है एग्जामिनर कि इस पॉइंट पर सतत चेक करिए, तो ऐसे में स्टूडेंट उस पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइंड कीजिए, उस पॉइंट से छोटे पर फंक्शन को डिफाइन कीजिए, उस पॉइंट से बड़े पर फंक्शन को डिफाइन कीजिए। जब आप डिफाइंड कर ले जाएंगे स्टूडेंट तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये टर्निंग पॉइंट है, कैसे हम x = 1 पर फंक्शन को डिफाइंड कर रहे हैं, x = 1 पर कैसे हम डिफाइंड कर रहे हैं फंक्शन को, x < 1 पर कैसे फंक्शन को डिफाइंड कर रहे हैं, x < 1 पर कैसे फंक्शन को डिफाइंड कर रहे हैं। ये बड़ा जो है लॉजिक चीज़ है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम यही चाहेंगे कि x = 1 पर फंक्शन f(x) को डिफाइंड करें और x < 1 पर फंक्शन f(x) को डिफाइंड करें और x < 1 पर फंक्शन को हम डिफाइंड करें। यही चीज़ आपको समझना है स्टूडेंट। जब आप समझ जाएंगे तो कुछ करना ही नहीं है। एट x = 1 पर f(x) का मान फाइंड आउट कर लेंगे, x < 1 पर f(x) पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे, x < 1 पर f(x) का राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे और तीनों को अगर इक्वल है तो बोल देंगे कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है तो बोल देंगे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब सतत नहीं है। ठीक है ना, यही इसमें करने होते हैं स्टूडेंट। तो चलिए फंक्शन को पहले डिफाइन किया जाए। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कैसे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये बताइए स्टूडेंट, x = 1 है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये थोड़ा रीजनिंग है, यानी तर्क है। x = 1 से आप क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं स्टूडेंट, 1 एक धनात्मक संख्या है और जब 1 धनात्मक संख्या है तो 1 जो है 0 से बड़ा होगा। यही ना आपका तर्क कहता है, 1 धनात्मक संख्या है और 1 0 से बड़ा होगा। तो कर लीजिए वही। तो स्टूडेंट हम ये समझ रहे हैं 1 धन संख्या है जो 0 से बड़ा होगा, ये हम जानते हैं स्टूडेंट। 1 धन संख्या है जो 0 से बड़ा होगा, है ना। तो जरा बताइए 1 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा ना।
अरे भाई धन संख्या तो 0 से बड़ा ही होता है। ये तो जो है नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे, क्लास जो है 4th से ही नंबर सिस्टम बताया जाता है। जितने धन संख्या हैं वह सभी 0 से बड़ा होता है। तो वही मैं किया, जब 1 धन संख्या है तो 1 0 से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट, अब 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 के प्लेस पर x लिख सकते हैं। तो 1 के स्थान पर हम x लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। x भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, x 0 से बड़ा। 1 के स्थान पर यहाँ से हम x, 1 के स्थान पर x यूज कर सकते हैं, ये यूज कर लिए। तो 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, है ना, x ग्रेटर देन 0। तो इस पर फंक्शन देख लीजिए स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका यही ना है, यही है। तो f(x) इज इक्वल टू 4x + 1, है ना, इन है। तो देखिए तर्क मैं यहाँ से किया, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर मैं यहाँ आया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, f1 पर क्या वैल्यू देगा कैलकुलेट कर लीजिए। 4 × 1 + 1 और f1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। देखिए कैसे मैं कैलकुलेट किया, f1 का मान 5 आया। एट x = 1 पर f(x) का मान 5 आ गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट x = 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट x = 1 पर। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए, और वो भी 5 आ रहा है तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है बिंदु x = 1 पर। चलिए, है ना, ये इसमें करते हैं, ये इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट। f1 कैलकुलेट कर लिए। अब क्या, तो इस पर फंक्शन देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ 4x + 1, है ना, और कामा लगाइए, f1 का मान 5 आया। नीचे मैं कैलकुलेट किया था, नीचे आप भी कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। अब x < 1 पर फंक्शन f(x) हम कैलकुलेट कर रहे हैं, x < 1 पर फंक्शन f(x) कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जरा लिखिए, जरा यहाँ एनालिसिस करिए, x < 1 पर, x < 1 पर हम एनालिसिस करेंगे। तो फिर एनालिसिस करिए तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है बताइए जरा। तो ये बताइए स्टूडेंट, आप ये कह रहे हैं x का मान 1 से छोटा है, तो आप 1 से छोटा मान लीजिए, लेकिन 1 के करीब होना चाहिए। एक शर्त और है स्टूडेंट, 1 से छोटा लीजिए, 1 के करीब है, तो 1 से करीब नंबर लीजिए, यानी 1 के आसपास नंबर लीजिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, 0.9 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं, इनमें से कोई एक नंबर लीजिए। आप में से कोई कहा सर आप 0.9 ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम 0.9 ले रहे हैं। तो x = 0.9। अब ये 0.9 किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। छोटा होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट? होगा छोटा। अब देखिए x = 0.9, अब ये किससे बड़ा होगा ये सोचिए, 0.9 किससे बड़ा होगा? आप ये सोचिए स्टूडेंट कि 0.9 धन संख्या है कि नहीं है? आप कहेंगे सर ये तो धन संख्या है। और जब धन संख्या कह दिए स्टूडेंट, तब ये 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 0.9, क्या 0.9 ये ग्रेटर देन 0 होगा, और आप कह रहे हैं कि 0.9 x है, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। तो स्टूडेंट इस पर भी, इस पॉइंट पर भी x ग्रेटर देन 0 पर जो फंक्शन डिफाइंड है वही वैल्यू होगा। x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या डिफाइंड है? इस पर फंक्शन डिफाइंड है दिस 4x + 1। सो स्टूडेंट x < 1 पर
एफ एक्स 4x प्लस 1 आएगा। यही इसमें समझना होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इस पर भी देख लीजिए, है ना। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना तो भाई सब नहीं लिखेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कैसे x लेस देन 1 पर एफ एक्स कैसे 4x प्लस 1 हो रहा है, ये मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे होकर के नंबर सिस्टम पर चला जा रहा हूँ और नंबर सिस्टम से एनालिसिस करते करते ये बता दिया कि x लेस देन 1 विच इम्प्लाई x ग्रेटर देन 0, ये बता दिया स्टूडेंट। अगर यही डायरेक्ट लिखता तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते, तो मैं इसी चीज़ का मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छे से कि आप लोग समझ जाएं, तो मैं यहाँ वही लिखा हूँ, है ना। ये इसमें करते हैं तो हो गया। अब चलिए x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 बताइए क्या होगा। x ग्रेटर देन 1 बताइए क्या होगा स्टूडेंट। x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 क्या समझ रहे हैं इससे। x ग्रेटर देन 1 इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं स्टूडेंट x इक्वल टू 1.2 ले लीजिए, तो ये 1.2 1 से बड़ा है ना। अब सिंपली 1.2 0 से ऑटोमेटिक बड़ा है, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। जब 1 0 से बड़ा है तो 1 से जो बड़ा संख्या होगा वह भी 0 से बड़ा होगा, तो वही यहाँ बड़ा है, हो गया। अब 1.2 को क्या बोलते हैं, 1.2 को x बोलते हैं, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 1 विच आल्सो इम्प्लाई x ग्रेटर देन 0। और इस पर जो फंक्शन होगा स्टूडेंट, इस पर जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो इस पर भी होगा, वही सेम होगा। कहने का मतलब ये है इस पर जो फंक्शन डिफाइंड होगा वही फंक्शन इस पॉइंट पर भी सेम वैल्यू देगा, है ना। तो स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है ना, 4x प्लस 1 है, तो यहाँ 4x प्लस 1 लिख लीजिए। यही इसमें टर्निंग पॉइंट है, देखिए मैं कैसे डिफाइंड कर दिया, है ना। यही आपको हर प्रॉब्लम में करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए किया जाए। तो इस पर चेक कर लीजिए वैल्यू एट x इक्वल 1 f1 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस 0 इट बिकम्स लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब देखिए ये कैलकुलेट करना आसान है स्टूडेंट, जो मेन टर्निंग पॉइंट था यही फंक्शन बनाना, यही जो है कठिन होता है, यहीं से आप लोगों को मिस्टेक हो जाता है और इसी वजह से प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ मैं बता ही दिया। अब करना क्या है, इसमें गुणा भाग करना है, और गुणा भाग में आप लोगों को तो महारत ही हासिल है ना। वो तो आप लोग एकदम चुटकी में कर लेते हैं, है ना। तो अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन टाइम पास के लिए हमें भी बताना पड़ता है, ठीक है ठीक है ना। तो f1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f1 माइनस डेल्टा, तो ये हो जाएगा f1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब x लेस देन 1 पर फंक्शन का वैल्यू 4x प्लस 1 है ना। तो आप यूज कर लीजिए 4 इंटू 1 माइनस डेल्टा और प्लस 1। जैसे जैसे ये डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर होगा ना स्टूडेंट, वैसे वैसे ये जो क्वांटिटी है 5 की तरफ अग्रसर होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा के प्लेस पर 0 रख दीजिए, कैलकुलेशन करिए 5 आ जाएगा। इट मीन्स डैट स्टूडेंट f1 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा।
तो ऐसे नहीं हुआ स्टूडेंट, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, f1 5 निकाले और राइट f1 5 निकाल लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट 5 निकाल लिए और राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट 5 करके कह दीजिए हो गया कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में थोड़ा भी कोताही करेंगे ना तो नंबर तुरंत जो है वहाँ से 2 नंबर चला जाएगा। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है स्टूडेंट, है ना। समझ लीजिए 2 नंबर का मतलब क्या हुआ। हर पेपर में 2-2 नंबर आपका कट जाएगा तो कितना महत्व होता है ना। इस बात का तो आप लोग समझेंगे ही समझेंगे। जब एडमिशन कराने जाएंगे ना, जहाँ मेरिट से एडमिशन होता है, 1 नंबर जब कम पड़ जाएगा तब पता चलेगा स्टूडेंट, जब एडमिशन नहीं होगा तो। इसीलिए स्टूडेंट बहुत ही क्लियर आप लोग सॉल्व करिएगा, किसी स्टेप में कैलकुलेशन में कमी मत करिएगा, उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, स्टेप ना छोड़िएगा, है ना। ये बात है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए स्टूडेंट। राइट हैंड लिमिट f1 + 0 लिमिट del टेंस टू 0 f1 + डेल्टा। तो f1 + 0 लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट पर क्या वैल्यू दिया है बताइए? 4x + 1 है, तो x के प्लेस पर 1 + डेल्टा रख लीजिए। तो 4 × 1 + डेल्टा, ठीक है ना, +1, यही वैल्यू है ना। अभी भी मैं फंक्शन लिखा था, मुझसे इरेज हो गया है। तो x greater than 1 f(x) = 4x + 1 फंक्शन डिफाइंड है। तो x के प्लेस पर 1 + डेल्टा यूज कर लेंगे तो f1 + डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा, ये दिस, है ना। इसको कैलकुलेट कीजिए तो f1 + 0 यानी 4 + 1 5। तो आपका स्टूडेंट फाइनल जो एनालिसिस हुआ वो क्या हुआ? f1 + 0 f1 - 0 = f1। यहाँ विच इम्प्लाई f x एक सतत है, f(x) सतत फलन है, ऐसे लिखिए, f(x) सतत फलन है बिंदु x = 1 पर, ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो बस स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नोट में मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ कि अचर फलन सतत होता है, तो इसको मैं ऑडियो वॉइस के जरिए समझाऊंगा। ये जो है इजी होगा और ऑडियो वॉइस में सेंड कर दूंगा तो आप लोग उसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो बस स्टूडेंट यहीं तक, ओके, थैंक्स।